बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो खबर मैं आपको दूंगा वो बन्नू में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आज पूरे पाकिस्तान की मीडिया पे वही दिखाई दे रहा है। नेशनल मीडिया उससे गुरेज कर रहा है, वो उसको नहीं दिखा रहा, लेकिन जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है उसके ऊपर बहुत सारी तस्वीरें, वीडियोज़ और वाक़े के हवाले से बहुत सारी तफसीलात गर्दिश कर रही हैं। इनमें ठीक क्या है, गलत क्या है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुंची है बन्नू से, पेशावर से और डिफरेंट सोर्सेज से, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आप ये देख लें कि ये मार्च हुआ क्यों। ये एक अमन मार्च है जो बन्नू के शहरियों ने किया था। मैं आपको चंद दिनों से बता रहा हूँ और ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं कि जो सदर्न एरियाज़ हैं खैबर पख्तूनख्वा के साउथ में, वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। चाहे वो डेरा इस्माइल खान है, चाहे वो करक का एरिया है, चाहे वो बन्नू का एरिया है, इन एरियाज़ में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। चंद दिन पहले एक वाक़या हुआ और कैंट में एक खुदकुश बम्बार ने खुद को उड़ा लिया, जिससे 8 सिक्योरिटी फोर्सेस के फ़ौजी जो हैं वो शहीद हो गए। और उसके बाद जो है वो दीगर वाक़यात भी होते रहे। फिर जो मकामी लोग हैं उनका ये कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जो जवाबी कार्रवाई है उसके अंदर मारे जाने वाले सिर्फ दहशतगर्द नहीं थे, आम लोग जो हैं वो भी उसमें शहीद हुए हैं। अब वहाँ पे एक अजीब सूरत बन गई है। बन्नू के अंदर 2 चीज़ों के ऊपर बड़ा सख्त रिएक्शन है। एक तो वो ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के ऊपर उनका बड़ा सख्त रिएक्शन है। वो चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में या उनके इलाके में दहशतगर्दी ना हो, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ वो अमन के लिए एहतजाज कर रहे हैं। दूसरा उनका ये कहना है कि वो यहाँ पे किसी किस्म का भी फ़ौजी ऑपरेशन नहीं चाहते, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में आप जहाँ भी जाएँ वहाँ के लोग ये समझते हैं कि फ़ौजी ऑपरेशन के नतीजे में दहशतगर्दी में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी, और उनकी मुश्किलात में और मुसीबतों में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप जहाँ भी जाएँ लोग यही बात करते हैं, क्योंकि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ऑलमोस्ट एक ऑपरेशन हो चुका है। आप मालाकंड में चले जाएँ, दीर के इलाकों में चले जाएँ, आप चित्राल के एरियाज़ में चले जाएँ, आप वज़ीरिस्तान के एरियाज़ में चले जाएँ, आप सदरन एरियाज़ में चले जाएँ, हर जगह पे ऑपरेशंस हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो वहाँ के लोग जो हैं वो अब ऑपरेशन से खाइफ हैं। वो ये कहते हैं ये ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए, और दूसरा वो दहशतगर्दी के भी खिलाफ है। इल्ज़ामात जो उनके हैं, जो BBC के ऊपर छपा है, और बड़ा क्लियरली उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे कुछ इस तरह की पनागाहें बनी हैं दहशतगर्दों की, जिनमें उनके बकौल जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी मर्जी शामिल है। यानी वो कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी पनागाहें हैं जिनमें ये बन्नू के लोग ये एलिगेशन लगाते हैं, और वहाँ के जो अमायदीन हैं वो ये कहते हैं कि ये दहशतगर्द कहाँ से आ गए, और वो उनका ये मानना है कि इसके पीछे भी पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी है, इसलिए वो रियासत से भी खाइफ है, दहशतगर्दों से भी खाइफ है। अब उन्होंने प्लान किया कि वो एक अमन मार्च करेंगे, और उन्होंने 19 तारीख दी थी कि 19 तारीख को हम निकलेंगे जुम्मे की नमाज के बाद, और सबको उन्होंने कॉल कर दी थी। हुआ ये कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से, साउथ के करक से, वज़ीरिस्तान से, DI खान से, हर जगह से बन्नू में काफिले पहुंचना शुरू हो गए। ये इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे कि वहाँ का जो एक स्टेडियम था जो उनको प्रोवाइड किया गया था, वहाँ पर सिक्योरिटी भी दी गई थी, सूबाई हुकूमत की तरफ से इजाज़त भी दी गई थी, वो भर गया। ये बुलाया किसने? बड़ा सवाल ये है कि इतने सारे लोगों को ये कॉल दी किसने? तो ये किसी सियासी जमात की कॉल नहीं थी, ना ये किसी ग्रुप की कॉल थी। ये एक्चुअली जो कॉल थी इसमें तमाम सियासी जमातों को शामिल किया गया था। इसके अंदर जो है वो जितने उलमा इकराम है, वहाँ के इमाम मस्जिद हैं, उन्होंने मस्जिदों में ऐलान किए थे और वो इसके अंदर शामिल थे, और ताजिरों की जो तंजीमें हैं या जो ताजिर हैं वो भी इसके अंदर शामिल थे। तो बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट की गई थी कि अमन के लिए हम एक मार्च करने जा रहे हैं, और इसमें सिर्फ सफ़ेद झंडे लाए जाएंगे और अमन के लिए मार्च होगा ये, और ये किसी सियासी पार्टी की तरफ से नहीं होगा, ना किसी जमात की तरफ से, ना किसी ग्रोह की तरफ से होगा। और इसमें जो शहर की ताजिर बरादरी है वो इसमें शामिल थी, इसके अंदर जो है कबायली अमायदीन इसमें शामिल थे, इमाम मसाजिद इसके अंदर शामिल थे, उलमा इकराम इसके अंदर शामिल थे, और समाजी और सियासी कारकुनान शामिल थे। और इसके अलावा कुछ सियासी रहनुमाओं को भी दावत दी गई थी, जैसे कि मैंने वहाँ देखा जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब को, और दीगर कुछ और लोगों को देखा, ANP के लोग थे, PTI के लोग थे, वो सारे वहाँ पे उससे अमन के लिए जो मार्च था उसमें शामिल थे। ये लोग बहुत बड़ी तादाद में बाजारों से और सड़कों से गुजरते हुए स्टेडियम में आ गए। स्टेडियम पूरा का पूरा भर गया, इतना बड़ा जलसा हमने वहाँ पे होते हुए नहीं देखा। और उसके बाद बन्नू में जो सड़कें हैं वहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। अच्छा, ये जब पूरा एक इवेंट हो गया, इसमें तकारीर हो गई, तो उसके इवेंट के ख़त्म होने के बाद जब लोग डिस्पर्स हो रहे थे तो फिर फायरिंग का वाक़या पेश आया, और इस फायरिंग के वाक़े में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से इसको रिपोर्ट किया है।
कुछ लोगों का ये कहना है कि लोगों का एक हुजूम जो है वो बड़ा कैंट की जानिब और वहाँ पे एहतजाज किया, उसके बाद फायरिंग का वाक़या हुआ और उस फायरिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुबैना तौर पर यह फायरिंग हुई है और उसमें सिविलियन जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर जख्मी हुए हैं। लगभग 2 दर्जन लोग अस्पताल के ज़राए के मुताबिक वहाँ पे रिसीव हुए हैं जो ज़ख्मी हालत में लाए गए हैं। उनमें से कुछ लोग जो है वो भगदड़ की वजह से ज़ख्मी हुए हैं और कुछ लोगों को जो है वो गोलियां लगी हैं, उनके जिस्म पे गोलियों के ज़ख्म हैं। ये बात रिपोर्ट हो चुकी है। दूसरा जो है जमात इस्लामी के जो सेनेटर मुश्ताक वहाँ पे मौजूद है, उनके बकौल 4 लोग, ANP के कुछ लोग बात कर रहे थे, उनके बकौल भी 3 से 4 लोग और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 लोग कन्फर्म इस वाक़े के अंदर जाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। तो अब इस मामले के ऊपर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जागी और उन्होंने फौरी तौर पे इसका नोटिस लिया और जो मकामी उनकी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कमिश्नर वगैरह, उनको कहा कि आप जो कबायली हैं उनके साथ मुज़ाकरात करें, जो मुज़ाहिरीन हैं उनके जो लीडरशिप है उनके साथ मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात के नतीजे में कोशिश करें कि पुरअमन तरीके से आज मसला हल हो जाए, लेकिन इसकी इंक्वायरी करवाई जाएगी और इंक्वायरी के बाद जो लोग इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा दी जाएगी। मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब को पब्लिक के साथ खड़े होने के लिए, उनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए फौरी तौर पर बन्नू रवाना होना चाहिए और जाकर लोगों से अस्पतालों में मुलाकात करनी चाहिए और लोगों की ढारस बंधानी चाहिए। इस किस्म के वाक़यात में जो सियासतदान हैं वो अवाम के साथ खड़े होते हैं और अवाम को हौसला देते हैं, जिससे जो गुस्सा और गम है वो कम होता है। तो सियासतदान अपना ये रोल प्ले कर सकते हैं। अमन के लिए कोशिश की गई थी, अमन के लिए झंडे उठाए गए थे, उनके ऊपर अपने खून लगा हुआ देखा, आपने देखा लोग खून में लथपथ, उनको जो है मोटरसाइकिलों पे डाल के अपनी मदद आपके तहत अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अफसोसनाक हमने आज के दिन में सोशल मीडिया पर देखी है। बहरहाल इस वाक़े से बड़ा दुख पहुंचा है, पाकिस्तान की इमेज को भी नुकसान पहुंचा है और अभी आने वाले दिनों में ये वाक़या ऐसे एकदम ख़त्म नहीं हो जाएगा। आने वाले दिनों में आपको इसके बारे में खबरें सुनने को मिलेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का कहना है कि वो कल के दिन में पहुंचेंगे बन्नू, कुछ लोग जो है वो हो सकता है आज रात को पहुंचे। बाकी सियासी जमातें जो हैं वो भी इसके ऊपर अपने अपने गमो गुस्से का इजहार कर रही हैं। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। मंजूर पश्तीन, उन्होंने फौरी तौर पर ऐलान किया था और पेशावर प्रेस क्लब के बाहर और इसके अलावा उन्होंने कहा पूरी पश्तून बेल्ट में असर की नमाज के बाद एहतजाज किया जाएगा और मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया और एहतजाजी मुजाहरे किए भी। एमन वली खान साहब का जो स्टेटमेंट है, ANP के जो सदर हैं, उन्होंने कहा यह नारवा अमल सबूत है कि रियासत अमन के बजाय शिद्दत पसंदी के साथ खड़ी है। दुनिया का कौन सा कानून और मजहब इस तरह के अमल की इजाज़त देता है? क्या पख्तूनों का अमल का क़याम और दहशतगर्दी के खात्मे का मुतालबा जुर्म है? बताया जाए। क्या अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाना गुनाह बन गया है? फैज़ाबाद में पुरतशद्दुद मुजाहरे होते हैं, शुरका को इनाम में कड़कदार नोट मिलते हैं, पुरअमन और निहत्ते पख्तून अमन के लिए निकलते हैं तो उनको तोहफे में गोलियां मिलती हैं। ये है वो दो कौमी नज़रिया जिसकी हम मुखालफत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। उन्होंने कहा जी कि अवामी नेशनल पार्टी पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग की भरपूर मजम्मत करती है। अवामी नेशनल पार्टी बन्नू अमन मार्च के तमाम जायज़ मुतालबात की हमायत करती है। ये उनका स्टेटमेंट है। जबकि जो जमात इस्लामी के सेनेटर रिटायर मुश्ताक साहब वहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से गोलियाँ चलाई गई हैं और उन्होंने कहा कि गोलियों के साथ अमन बोने की कोशिश की जा रही है, तो इस तरह हालात ठीक नहीं होंगे। अफरा साहब खटक साहब का स्टेटमेंट है, बाकी बहुत सारे और लोगों का, PTI के लोगों का स्टेटमेंट आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का स्टेटमेंट है, वो जारी कर दिया गया है। वो ये चाहते हैं कि अभी वहाँ पे पुरअमन तरीके से मामला तय हो जाए और वो ये भी कहते हैं कि अमन को ख़राब करने की ये कोशिश जो है ये डेलिब्रेट है, ये जानबूझकर किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, बैरिस्टर सैफ, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो इस तरह का है। लेकिन जब तहकीकात होंगी तो मामला पता चलेंगे कि एक्चुअली वहाँ हुआ क्या था, जिम्मेदार कौन है और किसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसका जवाब तो देना पड़ेगा रियासत को, क्योंकि वहाँ खून बह गया है, लोग बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए थे। अब इसी तरह जो है वो बाकी ज़िलों से भी इत्तला आ रही है कि लोग इकट्ठा होने का प्लान कर रहे हैं अमन के लिए, अमन मार्च के लिए, और लोग जो है वो किसी किस्म के ऑपरेशन के भी खिलाफ है। या खैबर पख्तूनख्वा में मुझे एक बंदा भी नहीं मिला जो ऑपरेशन के हक में हो। अच्छा, ना लोग ऑपरेशन के हक में, ना लोग दहशतगर्दी के हक में, लोग बिल्कुल खिलाफ हैं दहशतगर्दी के। वो कहते हैं दहशतगर्दी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हम उसके रास्ते में दीवार बनेंगे। लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन भी नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन से भी, यानी रियासत अगर शहरियों को कायल करना है तो अब तक रियासत शहरियों को कायल करने में पूरी तरह से नाकाम है। कुछ और बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, मैं आप तक पहुंचा देता हूं। नाज़रीन, मामला जो एडहॉक जजेस वाला था उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 2 जजेस तो पहले ही छोड़कर चले गए और वो निकल गए हैं। काजी फायद ईसा साहब 4 जजेस को लाना चाहते थे, 4 में से 2 जजेस छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा जी हम नहीं आ रहे।
और मैंने आपसे कहा था कि जो 2 जजेस बाकी हैं उनमें से एक जज जो है वो भी शशोपंच का शिकार है और वो भी इस सोच में है कि क्या उनको ये हलफ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, दोबारा से जज बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अब इस मामले में कुछ खबरें रिपोर्ट हुई हैं और मुख्तलिफ मीडिया चैनल ने रिपोर्ट किया। यहाँ मेरे पास से जो रिपोर्ट है वो डॉन से है कि जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस मकबूल बाकिर और उनके बाद जस्टिस मजर मियाँ आलम खेल साहब ने भी एडहॉक जज बनने से इनकार कर दिया। अब वो भी कह रहे हैं कि जी हम एडहॉक जज नहीं बनना चाहते। तो ऐसी सूरत हाल में एक जज रह गए तारिक मसूद साहब। लेकिन जो खबर आई है, जो जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर से जो खबर आई है उस खबर के मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजर मियाँ खेल को 1 साल के लिए एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दे दी गई। एयरवाई न्यूज़ के मुताबिक एडहॉक जजेस की तकर्री से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो गया, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तकर्री पर इख्तलाफ किया। ज़राए ने बताया कि जस्टिस तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 के तनासुब से दी गई और इसके अलावा जो है जस्टिस मुशीर आलम पहले ही निकल गए थे, जस्टिस मकबूल बाकर भी पहले ही निकल गए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत ऑलरेडी कर रखी है। बहरहाल ये 2 जजेस को जो है इनके नामों की मंजूरी दी गई है 1 साल के लिए। देखते हैं कि इसके ऊपर वकला क्या करते हैं, कितना रोला डलता है और इनके वापस आने से पहले क्या होता है और वापस आने के बाद क्या होता है। लेकिन आज क्योंकि जुमे का दिन है तो एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन कादी फ़ायद ईसा साहब के हवाले से एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि उनके बारे में हसनात मलिक साहब ने खबर दी है और वो ये खबर बार बार दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कादी फ़ायद ईसा साहब अपने साथी जजेस को ये कहते हैं कि मेरी वजह से मार्शल लॉ रुका हुआ है, लिहाजा मेरा होना ज़रूरी है। दूसरी जानिब वो हुकूमत को ये कहते हैं कि जो मेरे साथी जजेस हैं मेरे जाने के बाद वो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस को कलअदम कर देंगे, इलेक्शन ही फारिग हो जाएंगे। क्योंकि देखिए इससे पहले इलेक्शन के अंदर धांधली होती थी। और धांधली एक नॉर्मल चीज़ है जो इलेक्शन के अंदर हो जाती है, 10-15 सीटें इधर उधर हो जाती हैं या जो आज़ाद जीते हुए होते हैं उन्हें हाँक कर एक पार्टी के अंदर धकेल दिया जाता है। इस किस्म की चीज़ें पाकिस्तान में बहुत दहाइयों से हो रही हैं, हम होती हुई देख रहे हैं। इस मरतबा धांधली नहीं अंधेड़ नगरी हुई है। इस मरतबा धांधली की जैसी कोई चीज़ नहीं है, जो बहुत बड़ा जुर्म है जो इस वक्त पाकिस्तान में हुआ है और इसके ऊपर कोई भी पर्दा नहीं डाल सकता। इस हुकूमत को यह लगता है कि काजी फ़ायद ईसा साहब अगर चले गए तो हमारी जाली फार्म 47 की हुकूमत के ऊपर जो एक पर्दा डला हुआ है वो पर्दा उतर जाएगा और फिर ट्रिब्यूनल्स बन जाएंगे और फिर मामला खुल जाएगा और हमारे हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। और जैसे ही चीज़ें हाथ से निकलेंगी तो फिर क्या होगा? अगर तो ये चीज़ें हाथ से निकल गई तो पत्तों की तरह झड़ेंगी। जाली फॉर्म 47 के मुताबिक ली गई सीटें और फॉर्म 45 वाले MNAs और MPAs वापस असेंबलियों में आएंगे। तो ऐसी सूरत में हुकूमत में कायम रहना मुमकिन नहीं रहेगा। ये मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है, ये सस्टेन नहीं कर सकते। इसीलिए अब बातें की जा रही है कि जी इमरजेंसी लगाई जाएगी, हुकूमत को घर भेजा जाएगा और कुछ बंदे जो है टेक्नोक्रेट्स उनको तैयार किया गया है वो आकर मुल्क को चलाएंगे। तो जैसा मुल्क पहले चल रहा है ना, ये ऐसा ही चलेगा, ये इससे भी बदतर चलेगा। मुल्क को हमेशा अवाम की मुंतखब हुकूमत आगे लेकर जाती है, वरना मुल्क आगे नहीं जाता। और इमरजेंसियों से और मार्शल लॉ से अब मुल्क नहीं चलेगा, बल्कि वकला की एक बहुत बड़ी तहरीक खड़ी हो जाएगी। और अगर कोई मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर या पॉलिटिकल पार्टीज में या वकला में या जुडिशरी में कहीं पे इस सिस्टम को अभी तक थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है ना, तो वो सपोर्ट भी ये सिस्टम खो देगा। आज जुम्मा था, PMLN को जुम्मा मुबारक। उसकी वजह यह है कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की और नई चीफ जस्टिस आई हैं लाहौर हाई कोर्ट में, तो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने जवाब दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और उनको कहा जी कि आपकी जो मनपसंद जजेस हैं उनको नहीं लगाया जा सकता। ये जो 8 जजेस हैं जो पहले से ट्रिब्यूनल्स में जो पंजाब में होने वाले धांधली के वाक़यात हैं उन पे केसेस को सुन रहे थे, यही जजेस केसेस को सुनेंगे और जजेस को तब्दील नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा धचका है PMLN के लिए। गो कि अभी ये फाइनल नहीं है, क्योंकि देखें अभी तो जज साहिबा ने ये फैसला किया है और ये जवाब दिया है कि जो जजेस 8 ट्रिब्यूनल्स के लगाए गए थे, साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगाकर गए थे, वही जजेस धांधली के मामलात को सुनेंगे। ये तो होगा क्लियर। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी है और इसके ऊपर रिटायर्ड जजेस लगाने के मामले पे हुकूमत पाकिस्तान ने पहले से एक कानून साजी कर रखी है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो इलेक्शन गुजर चुके हैं उन पे भी नहीं होने वाली कानून साजी के मुताबिक अमल दरामद किया जाए
और रिटायर्ड जजेस के जरिए से ट्रिब्यूनल्स को चलाया जाए और अपनी सीटों को बचाया जाए, जो जाली फॉर्म 47 की सीटें। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब अगर ना रहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अपने वक्त पर रिटायर हो गए, तो फिर ये जैसे रेत फिसलती है ना हाथ में से, ऐसे हुकूमत हाथ में से निकलेगी पीडीएम की जमातों के, और इनके हाथ में फिर कुछ भी नहीं रहेगा और ये हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि अवाम के अंदर ये पहले ही बहुत ज्यादा गैर मकबूल हो चुके हैं। मरियम नवाज साहब आज सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर तबर्रा कर रही थी, उनके ऊपर तनकीद कर रही थी, उनके ऊपर तनकीद के नश्तर बरसा रही थी और उनको हल्की हल्की धमकियां भी लगा रही थी। तो अब थोड़े दिन पहले उन्होंने जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के साथ तस्वीरें बनाई थी और वीडियो बना के टिकटॉक पे डाली थी बड़ी मेहनत से। तो अब वो इनके बारे में क्या कहती हैं ये भी हम सुन लेते हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।